दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों 6वीं कक्षा से 12वीं तक के एनसीईआरटी पुस्तकों पर आधारित पर्यावरण के एनसीईआरटी सार के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है महत्वपूर्ण चैप्टर जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। दोस्तों इस अध्याय में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उसमें ये है कि जैव विविधता क्या है, पृथ्वी तथा भारत में जातियाँ, जैव विविधता के प्रमुख स्तर कौन से हैं, जैव विविधता का परिमाप किस तरह से किया जाता है और जैव विविधता की प्रवणता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं एनसीईआरटी सार पर्यावरण के अंतर्गत महत्वपूर्ण चैप्टर जैव विविधता। सबसे पहले जानते हैं जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी क्या है। दोस्तों आप जान लीजिए, जैव विविधता का आशय जीनों, जातियों और पारितंत्रों की समग्रता है। जैविक विविधता शब्द का प्रयोग E.A. नॉर्स और R.E. मैकमैनस द्वारा सबसे पहले 1980 में किया गया प्रतीत होता है, जिसे जीवों के एक समुदाय में जातियों की संख्या और जातियों के अंतर्गत आनुवांशिक परिवर्तनशीलता की मात्रा के रूप में व्यक्त किया गया। तो याद रखिएगा, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी का आशय जीनों, जातियों और पारितंत्रों की समग्रता है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए है कि जैव विविधता शब्द जो जैविक विविधता का परिवाणी शब्द है, इसको वाल्टर जी रोसेन या वाल्टर जी रोजेन द्वारा 1985 में दिया गया था। दोस्तों आप जान लीजिए, विश्व में जैव विविधता के संरक्षण को प्रमुख स्थान मिलने से ये एकाएक लोकप्रिय हो गया है। विशेषतः इसीलिए जैव विविधता का जो ह्रास है विश्व के सबसे गंभीर संकटों में से एक है। चिंता का वर्तमान प्राथमिक कारण ये अनुभूति है कि विश्व की जैविक विविधता का आमाप जाने बिना ही हम इसे खोते जा रहे हैं। जैव विविधता कई रूपों में संपत्ति के शक्तिशाली स्रोत का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें नई फसलें, औषधियाँ, पेट्रोलियम के स्थानापन्न और जैवनाशक और अन्य उत्पादकों के रूप में ये जो है संपत्ति के शक्तिशाली स्रोत के रूप में भी ये शामिल है। दोस्तों पृथ्वी के पारितंत्रों के समुचित क्रियाकलापों के लिए जीवधारियों की आवश्यकता होती है और जैव विविधता का ह्रास जो है वो जीवों के विकास की क्षमता जो पर्यावरणीय परिवर्तनों का सामना करने के लिए आवश्यक है उसको रोकता है। जातियों और जीन कोश के ह्रास को कैसे रोका जाए, ये विज्ञान के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसलिए जैव विविधता का आमाप, जीव जातियों के ह्रास की दर तथा जैव विविधता के संरक्षण की विधियों के बारे में जो सूचना है अत्यंत अपर्याप्त है। दोस्तों आप जानते भी हैं कि कुछ क्षेत्र विशेष रूप से आर्द्र उष्ण कटिबंधों में जाति विविधता असामान्य रूप से अधिक है अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा पृथ्वी के, और ये कि जातियों की का एक बड़ी संरचना में जो विलोप हो रहा है उसका अधिकांश दोष मानव जाति पर है। कई प्रकार की मानवीय क्रियाकलापों और गतिविधियों के कारण जैव विविधता में ह्रास हो रहा है और पूरी पृथ्वी पर जैव विविधता जो है वो एक जैसी नहीं है। कहीं पर ये अधिक मात्रा में है तो कहीं पर कम है, और इसका विस्तार या इसका जो जैव विविधता का विस्तार है ये कई कारकों पर निर्भर करता है। जैसे जैव विविधता उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवीय प्रदेशों की ओर बढ़ते हैं प्रजातियों की विविधता तो कम होती जाती है, लेकिन जीवधारियों की संख्या अधिक होती जाती है। दोस्तों जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी शब्द ये दो शब्दों के मेल से बना है, बायो और डाइवर्सिटी। बायो का अर्थ होता है जीव और डाइवर्सिटी का अर्थ होता है विविधता। दोस्तों साधारण शब्दों में देखा जाए तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। इसका संबंध हर प्रकार के पौधों, प्राणियों और सूक्ष्म जीवाणुओं से है, उनकी आनुवंशिकी और उनके द्वारा निर्मित पारितंत्र से है, और ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की परिवर्तनशीलता, एक ही प्रजाति तथा विभिन्न प्रजातियों में परिवर्तनशीलता और विभिन्न पारितंत्रों में विभिन्नता से संबंधित है। तो याद रखिएगा जो जैव विविधता है इसका दायरा बहुत अधिक है। दोस्तों जैव विविधता जो है वो सजीव संपदा है और ये विकास के लाखों वर्षों के इतिहास का परिणाम है। जैव विविधता एकाएक नहीं होता है बल्कि ये विकास के लाखों वर्षों के इतिहास का परिणाम है।
आइए जैव विविधता के इस क्रम में जानते हैं पृथ्वी और भारत में जातियों के बारे में। दोस्तों, अब तक खोजी तथा नामित जातियों के प्रकाशित साक्ष्यों और तथ्यों से ज्ञात होता है वर्तमान में कितनी जातियां अंकित की गई हैं, लेकिन पृथ्वी पर जितनी जातियां हैं या कितनी जातियां हैं, इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं हुआ है। IUCN, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, 2004 के अनुसार अब तक दर्शाई गई जंतु और पादपों की कुल संख्या 1.5 मिलियन से कुछ अधिक है। 1.5 मिलियन का मतलब ये है कि 15 लाख। तो याद रखिएगा, जंतु और पादपों की कुल संख्या 15 लाख से भी कुछ अधिक है, लेकिन हमें ये ज्ञात नहीं कि अभी और कितनी जातियों की खोज और व्याख्या शेष है। आकलन में बहुत विभिन्नताएं हैं और उनमें से कुछ शैक्षिक अनुमान मात्र हैं। वर्गीय समूह की जातियों की खोज उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल देशों की अपेक्षा शीतोष्ण देशों में अधिक पूर्ण है, और ये सोचकर कि प्रबल रूप में उष्णकटिबंधीय की बहुत सी जातियों की खोज अभी शेष है। वैज्ञानिकों ने गहन रूप से अध्ययन किए गए कीटों के समूह की उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण जातियों की सांख्यिकी तुलना कर उनके परिणामों के अनुपात को जंतु और पादपों में अनुमानित कर पृथ्वी की कुल जातियों का आकलन किया है। दोस्तों, कुछ चरम आकलन की परास जो है 20 से 25 मिलियन है, लेकिन रॉबर्ट मे द्वारा दिया गया एक अधिक संतुलित और वैज्ञानिक रूप से शुद्ध आकलन वैश्विक जाति विविधता को लगभग 70 लाख या 7 मिलियन तक मानता है। तो और अभी हम लोग 1.5 मिलियन तक खोज कर पाए हैं, लेकिन अगर तार्किक रूप से देखा जाए तो पूरी जातियों की संख्या या विविधता ये 7 मिलियन के लगभग है। दोस्तों, सभी आकलित जातियों में से 70% से अधिक जंतु हैं, जबकि शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट, आवृत बीजीय और अनावृत बीजियों जैसे पादपों को मिलाकर 22% से अधिक नहीं हैं। जंतुओं में कीट जो हैं वो सबसे अधिक समृद्ध जाति वर्ग समूह हैं, जो संपूर्ण जातियों के 70% से अधिक हैं। इसका अर्थ है कि इस ग्रह में प्रत्येक 10 जंतुओं में 7 जो हैं वो कीट हैं। संसार में कवक जातियों की कुल संख्या इन प्रमुख जीवों से अधिक है, जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप और स्तनधारियों से। ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि ये आकलन प्रोकैरियोट की संख्या नहीं बताते हैं। दोस्तों, जीव वैज्ञानिकों को ये पक्का विश्वास नहीं है कि प्रोकैरियोटिक जातियों की संख्या कितनी हो सकती है। समस्या ये है कि जो पारंपरिक वर्गीकरण है उनके तरीके सूक्ष्म जीवों को पहचानने के लिए उचित नहीं हैं, और बहुत सी जातियां प्रयोगशाला में संवर्धन योग्य यानी कल्चरेबल नहीं हैं। यदि इन जातियों को समझाने के लिए जैव, रासायनिक अथवा आणविक तरीके अपनाते हैं, तब इनकी विविधता लाखों में पहुंच सकती है। दोस्तों, भारत के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो यद्यपि भारत का भूमि क्षेत्र विश्व का केवल 2.4% है, लेकिन इसकी वैश्विक जाति विविधता 8.1% है। यही कारण है कि संसार के 12 महाविविध देशों में भारत भी एक है। भारत की बात करें तो भारत में लगभग 45,000 पादप जातियां और इससे 2 गुना से अधिक जंतु जातियों को अभिलिखित किया जा चुका है। वास्तव में अभी कई जीवित जातियों की खोज और उनका नाम दिया जाना शेष है। यदि रॉबर्ट मे के वैश्विक आकलन को स्वीकार करें तो अभी तक कुल 22% जातियों को ही खोजा जा सका है। इस अनुपात से भारत की विविधता का आकलन करें तो 1 लाख से अधिक पादप और 3 लाख से अधिक जंतु जातियों की खोज तथा वर्णन होना शेष है। सोचिए, इस कार्य को पूर्ण करने के लिए कितनी प्रशिक्षित मानव शक्ति यानी वर्गीकरणविद और समय की आवश्यकता होगी। ये स्थिति और भी अधिक भयावह हो सकती है जब हमें ये महसूस करते हैं कि बहुत सी जातियां खोज करने से पहले ही विलुप्त हो रही हैं और प्रकृति का जैविक पुस्तकालय उसमें संग्रहित पुस्तकों के शीर्षकों के सूचीबद्ध करने से पहले ही विनष्ट हो रहा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो मानव का अधिक हस्तक्षेप है। मानव अपने पर्यावरण को जो है नष्ट करता जा रहा है, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि ये विविधता नष्ट होती जा रही है। अब आइए जानते हैं जैव विविधता के स्तरों के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैव विविधता के स्तर क्या हैं, इनको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर आइए जान लेते हैं। दोस्तों, जैव विविधता के
प्रमुख स्तर क्या हैं? तो दोस्तों, इससे अधिक जटिल पारिस्थितिक संबंध जातियों में आनुवंशिक विविधता और पारिस्थितिक प्रणालियों की अधिक विविधता, जैव विविधता के संरक्षण का भोजन विकसित करने के लिए हमें जैव विविधता के जो है दोस्तों, जैव विविधता की संरचना के अर्थ स्पष्ट होने चाहिए। वास्तव में क्या चीज़ें हैं? जैव विविधता 3 सोपान संबंधी जैविक स्तर इसमें शामिल हैं: आनुवांशिक विविधता, जाति विविधता और समुदाय और पारितंत्र विविधता। दोस्तों, जैव विविधता के ये स्तर आपस में संबंधित हैं, फिर भी ये इतने अस्पष्ट हैं कि इन अंतर संबंधों को, जो पृथ्वी पर जीवन का आदान प्रदान करते हैं, उनको समझने के लिए इनका अलग से अध्ययन करना आवश्यक है। सबसे पहले आइए जानते हैं आनुवांशिक विविधता के बारे में। दोस्तों, आनुवांशिक विविधता का आशय जातियों में जीनों की भिन्नता से है, और ये भिन्नता एलीलस, एक ही जीव विभिन्न रूप के वैविध्य या गुणसूत्रों की रचना में हो सकती है। इसके अलावा जो आनुवांशिक विविधता है, किसी समष्टि को इसके पर्यावरण के अनुकूल होने और प्राकृतिक चयन के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करने के योग्य बनाती है। और ये जान लीजिए कि प्रत्येक जाति जीवाणुओं से उच्च स्तरीय पौधों और जंतुओं तक में अत्यधिक मात्रा में आनुवांशिक सूचना संग्रहित होती है। कुछ पौधों और जंतुओं में जीनों की अनुमानित संख्या इनके जीनोम विश्लेषण से ज्ञात हुई है, और अब तक अनेक जीवों के जीनोम का संपूर्ण अनुक्रमण किया जा चुका है। आइए जानते हैं, माइक्रोप्लाज्मा में जो जीनों की संख्या है लगभग 450 से 700 है। एस्केरिकिया कोलाई में जीनों की संख्या 4000, ड्रोसोफिला में जीनों की संख्या 13000, धान में 3,32,000 से 50,000, और मानव में आप जान लीजिए ये 35,000 से 45,000 जीन हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए आनुवांशिक भिन्नता की माप जात उद्भवन नवीन जाति के विकास का आधार है, और उच्च स्तर पर जो डाइवर्सिटी है उसको बनाए रखने में आनुवांशिक भूमिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी समुदाय की आनुवांशिक विविधता मात्र कुछ जातियां होने की तुलना में अधिक जातियां होने पर अधिक होगी, और जाति में पर्यावरणीय भिन्नता के साथ आनुवांशिक विविधता प्रायः बढ़ जाती है। इससे विविधता समुदायों में ये जातियों की भिन्नता के साथ बढ़ती है। जीन विश्लेषण या जीन एनालिसिस उन आनुवांशिक विभिन्नताओं की जानकारी के लिए बहुत अधिक जो है अवरुद्ध प्रदान करता है, जो जीवधानी को विशिष्ट गुण और कुशलता प्रदान करते हैं। दोस्तों, एक जात या इसकी एक समष्टि में कुल आनुवांशिक विविधता को जीन पूल या जीन कोश कहते हैं। यदि किसी जाति में आनुवांशिक विविधता अधिक है तो ये बदली हुई पर्यावरणीय दशाओं में अपेक्षाकृत सभी प्रकार से अनुकूलन कर सकती है। किसी जाति में अपेक्षाकृत कम विविधता से एक रूपता उत्पन्न होती है, जैसा कि आनुवांशिक रूप से समान फसली पौधों के एक धान्य कृषि की स्थिति में होता है, और इसका लाभ तब है जब फसल उत्पादन में वृद्धि का विचार हो। लेकिन ये एक समस्या बन जाती है जब कीट अथवा फफूंदी रोग खेत को संक्रमित करता है और इसकी सभी फसल को संकट उत्पन्न करता है। तो जो विविधता है, अगर जो वो एक रूपता होती है, तो अगर हम अनाज उत्पादन के लिए उसका प्रयोग करें तब तो ठीक है, लेकिन जब कोई समस्या आती है तो एक ही प्रकार की जातियों पर एक तरह का संकट उत्पन्न करता है और वो जल्दी नष्ट हो जाता है। देखिए, जीवन निर्माण के लिए जीन एक मूलभूत इकाई है, और किसी प्रजाति में जीन की विविधता ही आनुवांशिक जैविक विविधता है। ये आप अच्छे से जान लीजिए। दोस्तों, समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं, और मानव आनुवांशिक रूप से होमोसेपियन प्रजाति से संबंधित है, जिसमें कद, रंग और अलग दिखावट जैसे शारीरिक लक्षणों में काफ़ी विभिन्नता है। इसका कारण आनुवांशिक विविधता है। विभिन्न प्रजातियों के विकास और फलने फूलने के लिए आनुवांशिक विविधता अत्यधिक अनिवार्य है। दोस्तों, एक जाति आनुवांशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में बहुत अधिक विविधता दर्शा सकती है। हिमालय की विभिन्न श्रेणियों में उगने वाला औषधि पादप राउवोल्फिया बोमिटोरिया की आनुवांशिक विविधता उसके द्वारा उत्पादित सक्रिय रसायन रेसरपिन की क्षमता तथा सांद्रता से संबंधित हो सकती है। एक तथ्य है कि भारत में 50,000 से अधिक आनुवांशिक रूप से भिन्न धान की और 1,000 से अधिक आम की प्रजातियां हैं। अब आइए जाति विविधता, आनुवांशिक विविधता के बाद जो है जाति विविधता के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जातियां विविधता की स्पष्ट इकाई हैं।
प्रत्येक की एक विशिष्ट भूमिका होती है, इसलिए जातियों का ह्रास संपूर्ण पारितंत्र के लिए होता है। जाति विविधता का आशय तो एक क्षेत्र में जातियों की किस्म से होता है। जातियों की संख्या में परिवर्तन पारितंत्र के स्वास्थ्य का एक अच्छा सूचक हो सकता है। किसी स्थान या समुदाय विशेष में जातियों की संख्या स्थान के क्षेत्रफल के साथ बहुत बढ़ती है। सामान्यतः जातियों की संख्या अधिक होने पर जाति विविधता भी अधिक होती है। फिर भी जातियों के मध्य प्रत्येक की संख्या में भिन्नता हो सकती है, जिसके कारण समरूपता या समतुल्यता में अंतर होता है। कल्पना कीजिए कि हमारे पास 3 क्षेत्र हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी आवश्यकता अनुसार विविधता है। प्रारूप क्षेत्र 1 में पक्षियों की 3 जातियां हैं। 2 जातियों का प्रतिनिधित्व प्रत्येक के एक पृथक जंतु द्वारा होता है, जबकि तीसरी जाति के 4 अलग हैं। दूसरे प्रारूप क्षेत्र में भी ये 3 जातियां हैं, जबकि जाति का प्रतिनिधित्व प्रत्येक के एक पृथक जंतु करते हैं। तो ऐसी दशा में यह प्रारूप क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक सम या एकरूपता प्रदर्शित करेगा और इस प्रारूप क्षेत्र को पहले की तुलना में अधिक विविध माना जाएगा। तीसरे प्रारूप क्षेत्र में जातियों का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, एक कीट द्वारा, एक स्तनधारी और एक पक्षी द्वारा। तो ये प्रारूप सबसे अधिक विविध होगा, क्योंकि इसमें वर्गों की दृष्टि से असंबंधित जातियां हैं। तो यहाँ पर जो है जातियों की विविधता अधिक है। इस उदाहरण से जातियों की प्रकृति में जातियों की संख्या और प्रतिजाति व्यक्ति की संख्या दोनों भिन्न भिन्न होती है, जिसमें परिणाम स्वरूप अपेक्षाकृत अधिक विविधता होती है। दोस्तों, प्रजातियों की विविधता उनकी समृद्धि, प्रकार और बहुलता से आंकी जा सकती है। तो याद रखिएगा, जो प्रजातियों की विविधता है वो उनकी समृद्धि, प्रकार और बहुलता से आंकी जाती है। कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की संख्या अधिक होती है और कुछ में कम होती है। जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधता अधिक होती है उन्हें विविधता के हॉट स्पॉट या तप्त स्थल कहते हैं। ये भिन्नता जातीय स्तर पर है, जैसे पश्चिमी घाट की उभयचर जातियों की विविधता पूर्वी घाट से अधिक है। अब आइए दोस्तों, समुदाय और पारितंत्र विविधता के बारे में जान लें। तो समुदाय और पारितंत्र विविधता जो है, ये विविधता पारितंत्र स्तर पर है, जैसे कि भारत के रेगिस्तान, वर्षावन, गरान या मैंग्रोव, प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ, आर्द्र भूमि, ज्वारनदमुख यानी एस्चुअरी और अल्पाइन साद्वल या मीडोज की पारितंत्र विभिन्नता स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे से अधिक है। प्रकृति की इस समृद्ध जैव विविधता को एकत्र होने में विकास के लाखों वर्ष लगे, लेकिन जातीय क्षति यदि इसी दर से जारी रही तो हम इस संपदा को 2 शताब्दी से भी कम समय में खो सकते हैं और इसका परिणाम हमारे सामने आने भी लगा है। बहुत सारी जातियां विलुप्त हो चुकी हैं। आजकल संसार के अधिकतर लोगों के लिए इस ग्रह पर हमारे जीवन तथा रख रखाव के लिए जैव विविधता और इसका संरक्षण एक अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दा बन गया है और एक समुदाय की जैविक अधिकता इसकी जाति विविधता द्वारा बताई जाती है। जाति अधिकता और समरूपता के संयोग का उपयोग समुदाय अथवा आवास में विविधता या अल्फा विविधता को समान हिस्सों में करने वाले जीवों की विविधता से है। और आप जान लीजिए, समुदाय विविधता क्या होती है। तो जब आवास या समुदाय में परिवर्तन होता है तो जातियां भी बहुधा परिवर्तित हो जाती हैं। आवासों या समुदायों के एक प्रवणता के साथ जातियों के विस्थापित होने की दर बीटा विविधता यानी समुदाय विविधता के बीच कहलाती है। समुदायों के जाति संगठन में पर्यावरणीय अनुपात के साथ अंतर होते हैं, जैसे तृतीय ढाल, आर्द्रता अनुपात इत्यादि। दोस्तों, किसी क्षेत्र में आवासों में विषमांगता अधिक होने या समुदायों के आवासों या भौगोलिक क्षेत्र की विविधता को गामा विविधता कहते हैं। तो अल्फा, बीटा और गामा विविधता आपने जान लिया है। इसके अलावा जो पारितंत्र की विविधता है वो निकेत, पोषज स्तर और विभिन्न पारिस्थितिक प्रक्रियाओं की संख्या बताती है, जो ऊर्जा प्रवाह, आहार जाल और पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग को संभालते हैं। इसका केंद्र विभिन्न जीवीय पारस्परिक क्रियाओं तथा कुंजशिला जातियों की भूमिका और अर्थ पर होता है। शीतोष्ण घास स्थलों के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि विविध समुदाय पर्यावरणीय तनाव जैसी दीर्घ शुष्क स्थितियों में भी कार्य की दृष्टि से अधिक उत्पादक और स्थिर होते हैं। एक क्षेत्र में कई आवास या पारिस्थितिक तंत्र हो सकते हैं और कुछ बड़े पारितंत्रों में जो जातियां हैं अपना निवास और विकास करती हैं।
और जैसे सवाना, वर्षा जल, मरुस्थल, गीले और नम भूमि और महासागर। तो ये कुछ बड़े पारतंत्र हैं जिसमें जातियां अपना निवास और विकास करती हैं। एक क्षेत्र में उपस्थित आवासों और पारतंत्रों की संख्या भी जैव विविधता का भाग है। अब आइए जानते हैं जैव विविधता का परिमाप या इसका मापन या कैसे किया जाए। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि आमतौर पर जीव जातियों की पहचान और इनके नामकरण का क्रमबद्ध कार्य विगत 250 वर्षों से चल रहा है। फिर भी हम अब तक जातियों की एक बड़ी संख्या का वर्णन और नामकरण नहीं कर पाए हैं। पृथ्वी के समस्त जीवधारियों में से ज्ञात और वर्णित जातियों की संख्या लगभग 18 लाख है, जो वास्तविक संख्या के 15% से कम है। पृथ्वी पर विद्यमान कुल जातियों की अनुमानित संख्या 50 लाख से 5 करोड़ के मध्य है, जो कि औसत 1.4 करोड़ है। दोस्तों ज्ञात जातियों में से लगभग 61% कीटों के रूप में वर्णित हैं। स्तनधारियों की मात्र 4,650 जातियां ज्ञात हैं। पादप जातियों में 2,70,000 और कशेरुकियों की एक बड़ी संख्या भी ज्ञात है। लेकिन ऐसी बहुत सी जातियां हैं जो विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हैं, जो अभी तक वर्णित नहीं हैं। इनके बारे में जानकारी अभी तक आंशिक है, जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटिस्ट और आर्किया प्राणियों के बारे में बहुत कम जानकारी है। अभी भी इनकी जातियों और आनुवंशिक विविधता की जानकारी नहीं है। फिर भी वैश्विक जैव विविधता सूचना सुविधा और जातियां 2000 जैसी परियोजनाओं के द्वारा किए गए प्रयासों से पूर्व की तुलना में अब नई जीव जातियों की खोज तीव्र गति से हो रही है। अब तक भारत में जंतुओं की 89,000 जातियों और पौधों की 47,000 जातियां वर्गीकृत की जा चुकी हैं। अब आइए दोस्तों जैव विविधता की प्रवणता के बारे में जान लेते हैं। उच्च से निम्न अक्षांशों की ओर यानी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलने पर जीव विविधता या जैव विविधता बढ़ती है, और ऐसा सहसंबंध अनेक वर्ग समूह जैसे वृक्षों, चींटियों, पक्षियों, तितलियों, शलभों और स्थली जातियों में पाया गया है। दोस्तों आप जान लीजिए कि ऐसी स्थिति में जाति अनुकूलन का मुख्य उद्देश्य संक्षिप्त अनुकूलन काल में वृद्धि और प्रजनन के लिए आवश्यक संसाधनों को प्राप्त करना और लंबे प्रतिकूल प्रावस्था में जीवित बने रहना है। दूसरी ओर उष्णकटिबंधीय वर्षा बल वाले वन में जहां वृद्धि के लिए पूरे वर्ष स्थितियां अनुकूल होती हैं, ऐसी दशाएं जाति उद्भवन के लिए अनुकूल होती हैं और एक बड़ी संख्या में जातियों का रहना और वृद्धि करना संभव बनाती हैं। जैसे नम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले वनों में संवहनी जातियों की माध्य संख्या को प्रत्येक 0.1 हेक्टेयर प्रारूप क्षेत्र में 118 से 236 होती हैं, जबकि शीतोष्ण कटिबंधों में ये संख्या मात्र 41 से 48 होती है। यानी शीतोष्ण कटिबंधों में 41 से 48 जातियां होती हैं, जहां कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 0.1 हेक्टेयर में 118 से 236 जातियां होती हैं। और इस तरह से आप देखेंगे पहाड़ों पर ऊंचे से नीचे तुंग में जीव विविधता में सामान्यतः हम वृद्धि पाते हैं। तुंग में प्रति 1000 मीटर की वृद्धि के फलस्वरूप तापमान लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड गिर जाता है। और दोस्तों तापमान में ये कमी ऊंचे तुंगों पर अधिक मौसमी विभिन्नता की कमी का प्रमुख कारण है, और अक्षांशी और जो तुंगीय कारण जातियों की विविधता की दो प्रधान प्रवणताएं हैं। यद्यपि जाति संबंधी अपकार पाए जाते हैं, साथ ही ये संभावना भी होती है कि भौतिक पर्यावरण अधिक जटिल और विषमांगी होने पर वनस्पति जगत और प्राणी जगत अधिक जटिल और विविध होंगे। अब आइए जैव विविधता के प्रारूप के बारे में जान लेते हैं, यानी पैटर्न। दोस्तों अक्षांशी प्रवणता जंतु और पादपों की विविधता संपूर्ण विश्व में समान न होकर असमान वितरण दर्शाती है। बहुत से जंतु और पौधों के समूह में रोचक विविधता मिलती है। इसमें मुख्य रूप से अक्षांशों पर विविधता ये क्रमबद्ध प्रवणता होती है। सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जब हम जाते हैं तो जाति विविधता घटती जाती है। भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक जातियां पाई जाती हैं, चाहे वो जीव जंतुओं की हों या पादपों की हैं। दोस्तों कुछ अपवादों को छोड़कर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या अक्षांशीय सीमा 23.5 डिग्री उत्तरी से 23.5 डिग्री दक्षिण तक में शीतोष्ण या ध्रुव प्रदेशों से अधिक जातियां पाई जाती हैं। भूमध्य रेखा के समीप स्थित कोलंबिया में 1400 पक्षी जातियां हैं, जबकि न्यूयॉर्क जो कि 41 डिग्री उत्तर में है 105 पक्षी जातियां, और ग्रीनलैंड के 71 डिग्री उत्तर में केवल 56 पक्षी जातियां हैं।
भारत में जिसका अधिकतर भूभाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, 1200 से अधिक पक्षी जातियां हैं। इक्वाडोर के उष्णकटिबंध के वन क्षेत्र में जैसे कि इक्वाडोर संवहनी पौधों की जातियां यूएसए के मध्य पश्चिम में स्थित शीतोष्ण क्षेत्र के वनों से 10 गुना अधिक हैं। इसलिए हमने ये कहा कि जो निम्न अक्षांश हैं या विषुवत वृत्त, इसमें जैव विविधता अधिक है उच्च अक्षांशों की तुलना में। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका के अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जैव विविधता पृथ्वी पर सबसे अधिक है। यहाँ पर अमेजन वनों में 40,000 पादप जातियाँ, 3,000 मत्स्य, 1,300 पक्षी, 427 स्तनधारी, 427 उभयचर, 378 सरीसृप और 1,25,000 से अधिक अकशेरुकी जातियों का आवास है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इन वर्षा वनों में अभी भी कम से कम 2 लाख कीट जातियों की खोज और पहचान शेष है। पारिस्थितिक तथा जैव विकासविदों ने बहुत सी परिकल्पनाएं की हैं, जिनमें से कुछ मुख्य हैं, जैसे जाति उद्भवन यानी स्पीशिएशन आमतौर पर समय का कार्य है। शीतोष्ण क्षेत्र में प्राचीन समय से बार बार हिमनदन या ग्लेशिएशन होता रहा है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र लाखों वर्षों से अपेक्षाकृत अबाधित रहा। इस कारण जाति विकास और विविधता के लिए बहुत समय मिला। दूसरी बात ये कि उष्णकटिबंधीय पर्यावरण शीतोष्ण पर्यावरण से भिन्न तथा कम मौसमी परिवर्तन दर्शाता है और ये स्थिर पर्यावरण निकेत विशिष्टीकरण या निक स्पेशियलाइजेशन को प्रोत्साहित करता रहा, जिसकी वजह से अधिकाधिक जाति विविधता हुई है। और तीसरा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध है, आप सभी जानते हैं, जिससे यहाँ उत्पादन अधिक होता है और परोक्ष रूप से अधिक जैव विविधता होती है। जातीय क्षेत्र संबंध, तो दोस्तों, जर्मनी के महान प्रकृतिविद और भूगोल शास्त्री अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने दक्षिणी अमेरिका के जंगलों के गहन अन्वेषण के समय दर्शाया कि कुछ सीमा तक किसी क्षेत्र की जातीय समृद्धि अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ाने के साथ बढ़ती है। वास्तव में जाति समृद्धि और वर्गक यानी अनावृत बीजी पादप, पक्षी, चमगादड़, अलवणीय मछलियों की व्यापक किस्मों के क्षेत्र के बीच संबंध आयताकार या अतिपरवलय रेक्टेंगुलर हाइपरबोल होता है। लघुगणक पैमाने पर यह संबंध एक सीधी रेखा दर्शाता है, जो कि इस समीकरण के द्वारा यानी log s = log c + z log a, जहाँ पर s जाति समृद्धि, a एरिया यानी क्षेत्र, z रेखीय ढाल और c = y - अंतःखंड या इंटरसेप्ट होता है। दोस्तों, पारिस्थितिक वैज्ञानिकों ने बताया कि z का मान 0.1 से 0.2 परास में होता है, भले ही वर्ग की समूह अथवा क्षेत्र जैसे कि ब्रिटेन के पादप, कैलिफोर्निया के पक्षी या न्यूयॉर्क के मोलस्क कुछ भी हों। समाश्रयण रेखा यानी रिग्रेशन लाइन की ढलान आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी होती है, लेकिन यदि हम किसी बड़े समूह जैसे संपूर्ण महाद्वीप के जातीय क्षेत्र संबंध का विश्लेषण करते हैं, तब ये ज्ञात होता है कि समाश्रयण रेखा की ढलान तीव्र रूप से तिरछी खड़ी है और z का मान जो है उसके परास 0.6 से 1.2 होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। 6वीं कक्षा से लेकर 12वीं तक के NCERT पुस्तकों पर आधारित पर्यावरण सार के अंतर्गत जैव विविधता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी का भाग 1, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को, तथ्यों को और जो महत्वपूर्ण इसमें अवधारणाएं हैं उनको आप समझ लीजिएगा, ताकि आगामी परीक्षाओं जैसे अध्यापक पात्रता परीक्षा, टेट, सीटेट, यूपी टेट और बिहार राज्य द्वारा आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं में आप बेहतर प्रदर्शन करके अपना चयन सुनिश्चित कर सकें। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।